दृष्टि आईएएस क्लास नोट्स फॉर यूपीएससी पॉलिटी। इसमें हम लोग डीपीएसपी फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ लिए हैं और राष्ट्रपति में भी कुछ भाग पढ़ लिए हैं। यहाँ पे एक मेंस का प्रश्न था आगे कि भारत में नियंत्रण व संतुलन के साथ शक्तियों का पृथक्करण न केवल बौद्धिक विचार है बल्कि ऐसे सिद्धांत हैं जो वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, इसको लिखना है। अब राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली क्या है यहाँ पे देखते हैं। तो राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली में निर्वाचक मंडल, चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन अधिनियम, ये सब इसमें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक निर्वाचक मंडल होगा और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होगी, जो पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। चुनाव की प्रक्रिया क्या थी वो भी हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो 71(3) में यहाँ पे वर्णित है और कह रहा है कि इसके नामांकन के लिए निर्वाचन अधिनियम 1952 राष्ट्रपति के देखे नामांकन के लिए तो 50 एमपी और एमएलए प्रस्तावक होने चाहिए, 50 एमपी और एमएलए अनुमोदक होने चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए 20 एमपी प्रस्तावक और 20 एमपी अनुमोदक होने चाहिए। अब है सुरक्षा जनमत राशि कितनी होनी चाहिए इसके लिए, तो राष्ट्रपति के लिए 15,000, उपराष्ट्रपति के लिए भी 15,000 होनी चाहिए। लेकिन यदि इन लोगों को 1/6 से कम वैध मत प्राप्त होते हैं तो जमानत इनकी जब्त हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूनतम कितना होना चाहिए, 1/6। अब है निर्वाचन अधिकारी कौन होगा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी कौन होगा, तो इसका जो आरओ बनेगा वो बनेगा लोकसभा का महासचिव या फिर बनेगा राज्यसभा का महासचिव। अब मत प्रणाली, तो मत प्रणाली इसकी होती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, जिसमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का यूज़ किया जाता है। गुप्त मतदान होता है। गुप्त मतदान जो होता है वो दोनों में होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के लिए। मत मूल्य केवल राष्ट्रपति का होता है, उपराष्ट्रपति में नहीं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में नोटा का प्रयोग नहीं होता है, यह केवल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में ही नोटा का प्रयोग होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में दल बदल कानून भी लागू नहीं होता है। यूएसए के राष्ट्रपति का चुनाव का प्रोसेस क्या है, तो यूएसए के राष्ट्रपति के चुनाव में 4 चीज़ आता है, प्राइमरी, कॉकस, नेशनल कन्वेंशन और सामान्य चुनाव, विनर टेक ऑल व्यवस्था। प्राइमरी क्या होता है कि प्राइमरी के अंतर्गत जो पंजीकृत मतदाता होते हैं या फिर पार्टी के पंजीकृत मतदाता मतदान कर सकते हैं या पार्टी मतदान या दोनों मतदान कर सकते हैं। ये जो मतदान करेंगे इसे ये लोग डेलीगेट्स चुनते हैं और ये जो डेलीगेट्स होते हैं वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो ये जो प्राइमरी है इस व्यवस्था में क्या होगा कि पंजीकृत मतदाता चुन सकते हैं और कोकस में क्या होगा, पार्टी मीटिंग होगी और मीटिंग से डेलीगेट चुना जाएगा, या तो प्राइमरी मेथड से या कोकस मेथड से डेलीगेट्स चुने जाएंगे। जब डेलीगेट्स चुन लिए जाएंगे तो फिर होता है नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन में पार्टी के उम्मीदवारों को डेलीगेट्स वोट करते हैं। ठीक है, अब उम्मीदवारों को क्या करते हैं, ये जो डेलीगेट्स चुन के आए वो इसको वोट करते हैं। पार्टी के बेस्ट उम्मीदवार चुन लिया जाता है, जिससे डेलीगेट्स के माध्यम से चुनाव करके पार्टी का बेस्ट उम्मीदवार जो है यहाँ पे चुन लिया जाता है। फिर सामान्य चुनाव होता है जिसमें निर्वाचक मंडल के थ्रू होता है, प्रतिनिधि सभा होगी, उसमें जितने सदस्य होते हैं 435, सीनियरिटी के 100 सदस्य, डब्ल्यूडीसी के 3 सदस्य, यानी कि 538 सदस्य। तो जितने जो है इसमें सीट होती है उतने ही इलेक्टोर्स जो होते हैं वो चुने जाते हैं। ये जो इलेक्टोर्स चुने जाते हैं जिस सीट के बराबर चुने जाते हैं और ये क्या करते हैं, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए क्योंकि उन्हीं के डेलीगेट्स ने चुना है। अब ये चुनने के बाद क्या होता है, अब ये जो 538 इलेक्ट्रोड्स हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो व्यवस्था आती है वो चौथी व्यवस्था विनर टेक ऑल सिस्टम आता है। इसका मतलब ये है कि जैसे माना कि 50 इलेक्ट्रोड्स हैं, 24 जो है मान लें कैलिफोर्निया के सीट पे 50 इलेक्ट्रोड्स हैं, जिसमें 24 जो है रिपब्लिक पार्टी के, 26 डेमोक्रेटिक पार्टी के। तो यहाँ पे अल्पमत होते हुए भी 26 है ना, इससे ज़्यादा है तो सारे के सारे यानी कि, लेकिन सभी इलेक्ट्रोड्स जो है वो किसके माने जाएंगे, डेमोक्रेटिक पार्टी के माने जाएंगे क्योंकि ज़्यादा इसका है, यानी कि इसके वाले भी इसको ट्रांसफ़र हो गए। जो विनर उसी को टेक ऑल, वो उसी को सारा मिल जाएगा। अब है फ्रांस में कैसा होता है, तो फ्रांस में जो ना अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। इसका मतलब राष्ट्रपति यहाँ पे वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री को भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त है, इसलिए इसको अर्ध अध्यक्षात्मक कहते हैं। इसका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, कैसा होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है और इसके जो उम्मीदवार होते हैं के लिए 500 निर्वाचित प्रतिनिधियों का समर्थन जरूरी होता है। जो उम्मीदवार है उसके लिए 500 निर्वाचन प्रतिनिधि होने चाहिए। सार्वभौमिक वैश्विक मतदान प्रणाली इसमें अपनाई जाती है। 2 चरणीय चुनाव होता है इसमें। यदि फ्रांस में किसी भी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिला तब दोबारा से चुनाव होता है। दूसरी बार चुनाव में 2 बड़े उम्मीदवारों के बीच ही वोटिंग होता है, यानी कि मान लो 5 व्यक्ति खड़े हैं,
उसमें से जो सबसे ज़्यादा वोट जिन दो को मिला है उन्हीं के बीच अगली बार चुनाव होगा। तो 2 बार चुनाव को, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि चुनाव महंगी होगी। तो अब इसका आलोचनात्मक परीक्षण करें तो इसका सकारात्मक पक्ष ये है कि जनता सीधे राष्ट्रपति को चुनती है, यानी कि वास्तविक जनादेश है। लोकतांत्रिक सहभागिता है क्योंकि सीधी भागीदारी हो रही है जनता की। नकारात्मक पक्ष ये है कि चुनाव महंगा है, व्यक्तिगत राजनीति हावी हो रही है। ठीक है, अब ऐसे ही भारत के चुनाव का आलोचनात्मक पक्ष देखें राष्ट्रपति के, तो देखें सकारात्मक पक्ष ये है कि चुनाव महंगा नहीं है, संघीय संतुलन है, यानी कि एमएलए और एमपी दोनों भाग ले रहे हैं तो संघीय संतुलन है। नकारात्मक पक्ष ये है कि जो वास्तविक जनादेश है वो नहीं है, चुनाव प्रक्रिया भी जटिल है। ठीक है, वास्तविक जनादेश नहीं है, चुनाव प्रक्रिया जटिल है, तो ये नकारात्मक पक्ष है। मेंस का एक प्रश्न है कि भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति निर्वाचित होने का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, अब इसी को इसी के आधार पर लिख देना है। अब आर्टिकल 56 जब भी परीक्षण कहता है तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्ष को लिखना होता है। अब यहाँ पे आर्टिकल 56 क्या कहता है, तो कार्यकाल और इस्तीफा की बात करता है। आर्टिकल 56 कार्यकाल 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दिया जाता है। राष्ट्रपति किसको इस्तीफा देगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना क्या करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। आर्टिकल जो 56 है वो राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण के आधार पर, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसको संविधान के अतिक्रमण के आधार पर घटाया जा सकता है, लेकिन अतिक्रमण शब्द परिभाषित नहीं है यहाँ पे। राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के आधार पर हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अतिक्रमण शब्द परिभाषित नहीं है। राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक कार्य करता रहेगा जब तक नया उत्तराधिकारी उस पद पर ना आ जाए। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 57, पुनः निर्वाचन की बात करता है और राष्ट्रपति कितने भी बार बन सकता है। हालांकि एक ही ऐसे राष्ट्रपति है अभी तक जो 2 बार बने हैं, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 1950 से 52 तो इनको संविधान सभा ने बनाया था। 52 से चुनाव हुए, 52 से 57 तक पहली बार बने और 57 से 62 दूसरी बार बने। ठीक है, महिला राष्ट्रपति अभी तक 2 रही हैं, प्रतिभा पाटिल पहली, दूसरी द्रौपदी मुर्मू, और वो जनजातीय भी रही हैं। आर्टिकल जो 58 है ये अर्हता की यानी कि योग्यता की बात करता है। ये जो आर्टिकल 58 है अर्हता योग्यता की बात करता है, कहता है कि वो भारत का नागरिक हो, जन्म से हो, ये बात नहीं कही गई है। मतलब ये है कि उसका जन्म कहीं और हो और वो भारत की नागरिकता अगर उसने ले ली है तब भी वो राष्ट्रपति बन सकता है, जैसे सोनिया गांधी एग्जाम्पल हो गया। लाभ के पद पर ना हो, लाभ का पद का क्या तात्पर्य है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व केंद्र व राज्य के कोई भी मंत्री का पद लाभ का पद नहीं होता है। ठीक है, इस पर वो रह सकता है, ये लाभ का पद नहीं माना जाएगा। इसको लेकर के संसद में कानून भी बना, पार्लियामेंट्री प्रिवेंशन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन एक्ट 1959। इसमें यह कहा गया कि संसद के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी पद पर, सरकारी पद को लाभ के पद से बाहर कर सकती है। किसके लिए? एमपी ऑफ लोकसभा, एमपी ऑफ राज्यसभा, एमएलए के लिए। ठीक है, ये चीज़ इसमें कहा गया। उसके बाद है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तभी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो तभी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। आर्टिकल 59 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।